हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। धातु और अधातु, क्लास 10th। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। 2Na प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातु ने अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण यानी उनके सॉल्ट दिए। कॉपर तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO और NO2 में अपचेत हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अतितनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। Mg प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू MgNO32 प्लस H2 मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इधर MnHNO3 इज इक्वल टू MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, उधर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया, इधर मैग्नीज नाइट्रेट बना दिया। और आप इधर ये देख सकते हैं कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर रहा है बजाय H2 के। ये देख सकते हैं आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। वंडरफुल रिएक्शन यू कैन सी। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातु A प्लस B का लवण विलयन इज इक्वल टू A का लवण विलयन प्लस धातु B, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से, उसके सॉल्ट या यौगिक में से विस्थापित कर देती हैं। सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस तरीके से हमने टेस्ट ट्यूब सेट कर लिए। तो कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन ले लिया है विलयन। तो इसमें जब कील डाली तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कॉपर कील में जम जाता है और कॉपर सल्फेट का विलयन में से कॉपर विस्थापित की जाती है आयरन द्वारा, और आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है जो कि हरे से रंग का होता है। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप, विस्थापन अभिक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। और यहाँ ये अभिक्रिया आप होते हुए भी देख सकते हैं, देख लीजिए इसको। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे अभिक्रियाशील धातु से लेकर उससे कम और उससे कम। धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैं आपको अभी सोडियम धातु की बताता हूँ कितनी ज़्यादा ये अभिक्रियाशील है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद ये घटते हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तो ठंडे पानी के साथ भी कर लेती हैं रिएक्शन। और फिर ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्शन ना के बराबर ही करती हैं। मैग्नीशियम से सीसा तक सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संसारित नहीं होते हैं और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, जबकि जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता
श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। मतलब गैस है तब भी इसको धातुओं में अभिक्रियाशीलता का क्रम ज्ञात करने के लिए रख दिया गया है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं कुछ। पहला प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखें। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है, धातु और अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस। और जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया यह है Zn+2HCl = ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न 2 है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। Cu+2AgNO3 = कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag। थर्ड है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो गए, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम Fe+CuSO4 = FeSO4 प्लस कॉपर, यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब इस सारणी का उपयोग करके हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले सारणी को ही देख लेते हैं। धातु ए आयरन सल्फेट से कोई भी अभिक्रिया नहीं कर रही है, जबकि कॉपर को उसने विस्थापित कर दिया है, यानी कि धातु ए आयरन हो सकती है, ठीक है ना। और बी धातु ने आयरन सल्फेट का विस्थापन कर दिया गया है और जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की, तो यानी ये धातु कौन सी हो सकती है? जिंक हो सकती है, या जिंक ही है ये धातु, ठीक है। पहली वाली आयरन, ये दूसरी जिंक। सी धातु ने कोई भी अभिक्रिया नहीं की, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर का विस्थापन कर दिया, तो ये कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है कॉपर, क्योंकि अगर कोई और होती तो कॉपर के साथ भी अभिक्रिया करती, ठीक है ना। तो ये कॉपर हो गई, क्योंकि इसने किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करी, तो ये कॉपर हो गई है। और डी है, इसने भी किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की, तो ये धातु कौन सी हो सकती है? सिल्वर, ठीक है ना। तो इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जिंक है, इसमें बी धातु ने विस्थापन कर दिया है आयरन को भी, तो यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हुई? बी, ठीक है ना। और धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी विस्थापित कर देगी कॉपर को, ठीक है, और वो बना लेगी सल्फेट, यानी कॉपर जिंक सल्फेट बना लेगी, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देगी। धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये होगी BACD, घटते हुए क्रम में BACD हो चुकी है।